चलिए आगे चलते हैं। एंड अपने प्रीवियस लेसन में हम क्या कर रहे थे, सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन कर रहे थे एंड दिस वी हैव ऑलरेडी डन। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ ऐसा किया था, डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री डिफाइन किया था। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी, डेल्टा वन ओवर डेल्टा, वाई इज़ डेल्टा टू ओवर डेल्टा, जेड थ्री इज़ डेल्टा थ्री ओवर डेल्टा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी हैव सम केसेस। केस वन इज इफ डेल्टा इज नॉन जीरो देन वी हैव व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देन यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू डेल्टा वन ओवर डेल्टा, y इक्वल्स टू डेल्टा टू ओवर डेल्टा, z इक्वल्स टू डेल्टा थ्री ओवर डेल्टा। नाउ केस टू में क्या है, इफ डेल्टा इक्वल्स टू जीरो बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इज नॉट जीरो। ठीक है, कम से कम एक नॉन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, हमेशा ही नो सॉल्यूशन होता है, एंड कंसिस्टेंट में क्या होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा है, अभी हमने यहाँ पे लिखा था डेल्टा इंटू एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वन। मान लिया कि ये डेल्टा वन आपका नॉन जीरो है, लेट सपोज कि चलो थ्री आ गया, डेल्टा हम कह रहे हैं जीरो है, तो जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसा लिखा है, जीरो इक्वल्स टू थ्री, है ना। जीरो इक्वल्स टू थ्री लिखने का क्या मतलब है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, है ना। इसका तो यही मतलब हो गया ना, ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर दिस इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। नाउ केस थ्री में क्या है, डेल्टा जीरो है एंड ये तीनों भी जीरो है, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये सब जीरो है। अगर ऐसा हो रहा है देन वी विल बी हैविंग नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये अगर, अब हम क्या करेंगे, चलो मान ले कि ये भी जीरो आ गया, ये सब जीरो आ गया, फिर हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशंस गिवन है, तीन इक्वेशंस गिवन है, वो किसकी इक्वेशंस है, प्लेन्स की इक्वेशन है। ठीक है, पी वन इक्वल्स टू जीरो कुछ ऐसा है, पी वन इक्वल्स टू जीरो, पी टू इक्वल्स टू जीरो, पी थ्री इक्वल्स टू जीरो। तीन प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है। हम प्लेन्स के पास गए कि देखा प्लेन्स के बीच में आपस में हो क्या रहा है। पहला केस, मान लिया कि जो P1 एंड P2 है, P1 एंड P2 ये कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, कॉफिशेंट का रेशियो चेक कर लोगे। ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो पहले वाले को तो आप भूल जाओ, P1 को आप भूल ही जाओ। तो नाउ वी हैव बेसिकली टू प्लेन्स, P1 एंड P2, P1 एंड P2 एंड P3, ये प्लेन्स हमारे पास बचे हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों प्लेन्स में आपस में बीच में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों प्लेन्स में आपस में बीच में क्या हो रहा है, अब ये देखेंगे हम। मान लिया इधर ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है, अगर ये दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हो गए, P2 एंड P3, कैसे पता चलेगा पैरेलल है, वेरिएबल पार्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट में डिफरेंस होगा। अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, P2 इक्वल्स टू जीरो एंड P3 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि पैरेलल प्लेन है। ठीक है, कैसे प्लेन है, पैरेलल प्लेन से। अगर ऐसा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर, या फिर ऐसा भी हो सकता है दूसरा केस, अगर ये दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, अगर ये दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए इस तरह से। ठीक है, तो प्लेन हमेशा ही क्या है, किसी पॉइंट पर कट नहीं करते हैं। ये तो आपका है प्लेन P1 इक्वल्स टू जीरो और ये है आपका नॉट P1,
इट इज़ P2 एंड दिस इज़ P3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, हाँ सही है। तो यहाँ पर ऐसा है तो प्लेन जो है हमेशा ही लाइन पर कट करते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट पर कट नहीं करते हैं, अनलाइक स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन तो क्या थी, किसी अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी, बट प्लेन्स में ऐसा नहीं है। प्लेन्स में तो क्या है, वो उनका इंटरसेक्शन कैसा होगा, एक लाइन होगी। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो एक लाइन है तो उस इंटरसेक्शन वाली लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे तो आपके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो देख लो क्या बोला था इसके थर्ड केस में, या तो नो सॉल्यूशन होंगे या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर इस वाले केस में इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ गए और इस केस में आ गए आपके नो सॉल्यूशन। ये कब हुआ, जब आपके तीनों में से कोई भी दो प्लेन्स कोइंसाइड कर रहे होंगे। मतलब क्या, कैसे होंगे, एक ही बात होगी, मतलब सेम ही प्लेन होंगे, है ना। वो हम ऑब्जर्व कर लेंगे, तीनों में से दो प्लेन या फिर दो प्लेन या फिर तीनों ही प्लेन कैसे हैं। अगर तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो बेसिकली एक ही प्लेन लिखा है, इसका मतलब तब भी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अगर दो कोइंसाइड कर रहे हैं तो बाकी दो के साथ क्या हो रहा है वो हमने देख लिया। क्लियर, कुछ इस तरह से। आई होप कि ये क्लियर है। फिर अगर कोई भी प्लेन पैरेलल नहीं है, अगर कोई भी प्लेन पैरेलल नहीं है तो हमारे पास दो कंडीशन बनती है, लाइक दिस। पहला, अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग कर रहे होंगे, तीनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तीनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर ऐसा है, इसको हम कोएक्सियल सिस्टम बोल रहे हैं, एंड डेल्टा इज जीरो, देन इस केस में क्या होगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? नाउ ऐसा भी हो सकता है कि चलो ये वाला जो प्लेन है इसको हमने इस तरह से शिफ्ट कर दो, इस तरह से शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, तो ये प्लेन उठ के यहाँ आ गया। अब की बार क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों प्लेन्स की, P1 एंड P2 की ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P3 के पैरेलल है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P3 के पैरेलल है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डैट डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, और तब भी डेल्टा जीरो है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो तभी आएगा ना जब तीनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगी। तो यहाँ पर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है और यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, याद रखिए कब बात कर रहे हैं, व्हेन नो प्लेन इज पैरेलल। तो ऐसे दो केसेस बनेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपको तीन प्लेन्स की इक्वेशन दी है, P1 इक्वल्स टू जीरो, P2 इक्वल्स टू जीरो, P3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, 2x प्लस Py प्लस 6z इक्वल्स टू 8x प्लस 2y प्लस q इक्वल्स टू 5x प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव फर्स्ट नो सॉल्यूशन, सेकंड यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ठीक है जी, पहले हमने डेल्टा डिफाइन किया। डेल्टा क्या है, कोफिशिएंट, जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है वो है। तो 211 P21 6Q3 इतना ही बनेगा, 211 P21 6Q3। फिर डेल्टा वन जो कांस्टेंट है यहाँ पर 854, उसको कॉलम वन से रिप्लेस कर दो, तो 854 यहाँ आ जाएगा, कॉलम टू कॉलम थ्री एज इट इज़। डेल्टा को हमने सॉल्व किया बेटा, ये आपका आ जाता है P-2 Q-3। डेल्टा टू आपका आ जाता है, सॉल्व कर लो, जीरो। डेल्टा वन आपका आएगा P-2 4Q-15। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर सकते हो अपना भी। डेल्टा थ्री, इसको सॉल्व कर लो, दिस इज P-Q3। डेल्टा थ्री कैसे निकलेगा, जो कांस्टेंट है उसको कॉलम थ्री से रिप्लेस करोगे, डेल्टा टू कॉलम टू को कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे 854 से। ठीक है, तो डेल्टा टू जीरो आ रहा है, डेल्टा थ्री इतना आ रहा है। आगे चलते हैं। नाउ केसेस, तो डेल्टा जीरो है या नॉन जीरो है ये तो अभी एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर केसेस बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू तो कुछ ऐसी आई है, P-2 Q-3। अब डेल्टा जीरो है या नॉन जीरो है ये तो P एंड Q पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर केसेस बना रहे हैं। केस वन, व्हेन P इज़ नॉन जीरो, Q इज़ नॉन जीरो। अगर ऐसा है तो डेल्टा भी नॉन जीरो होगा।
डेल्टा नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है वो तो हम ऐसे निकालते हैं, x इक्वल्स टू डेल्टा वन ओवर डेल्टा, वाई इक्वल्स टू डेल्टा टू ओवर डेल्टा, जेड इक्वल्स टू डेल्टा थ्री ओवर डेल्टा। तो डेल्टा वन जो हमने निकाला था उसकी वैल्यू रखो और डेल्टा की वैल्यू रखो, p-2 दोनों ही फैक्टर कॉमन थे, कैंसिल हो गए, इतना आ गया। वाई डेल्टा टू हमारा जीरो आया था तो जीरो बाई डेल्टा इज जीरो, एंड जेड इज डेल्टा थ्री की वैल्यू थी p-2, डेल्टा इज p-2 q-3, p-2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/q-3। केस टू, अगर p जीरो है, नॉट जीरो, टू है, अगर p टू है देन डेल्टा तो जीरो हो जाएगा, है ना, देन डेल्टा जीरो हो जाएगा एंड q1 q2 q3 ये भी सारे के सारे आपके जीरो हो जाएंगे। कब बात कर रहे हैं, जब p टू है, यहाँ पर देखो p टू है तो 2 - 2 जीरो, डेल्टा जीरो, डेल्टा वन यहाँ से ये भी जीरो हो जाएगा पूरा, डेल्टा टू ऑलरेडी जीरो है, डेल्टा थ्री भी आपका जीरो हो जाएगा, 2 - 2 इज़ जीरो। तो ये कैसा केस है जो हमने केस थर्ड डिस्कस किया था अभी, है ना। तो अगर ऐसा है फिर हम प्लेन्स के पास गए, प्लेन्स में आपस में क्या हो रहा है वो देखा। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया प्लेन वन एंड प्लेन थ्री, ये तो एक ही बात है, यहाँ से टू कॉमन लिया, इतना ही आ जाएगा, x+y+3z=4। तो ये इफेक्टिवली एक ही प्लेन लिखा हुआ है। तो फिर हमने पहले वाला प्लेन को छोड़ दिया, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर हमने देखा प्लेन टू और प्लेन थ्री के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। तो प्लेन टू और प्लेन थ्री आपस में पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल कैसे पता चलता है कि वेरिएबल पार्ट सेम होता है, कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, बट यहाँ पर तो वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, तो मतलब पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होंगे और प्लेन तो हमेशा लाइन में इंटरसेक्ट करता है, लाइन में इंटरसेक्ट करता है तो इसका क्या मतलब है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस केस में आ गए आपके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए p की वैल्यू कितनी आ गई, 2, गॉट इट। तो इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होते हैं या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें क्या पता चला, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन से। अब अगर आपसे पूछा जाए ठीक है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, अब वो सॉल्यूशन बताओ कौन कौन से हैं। ये सॉल्यूशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव 3 वेरिएबल्स x y z, किसी भी एक वेरिएबल को आप कुछ भी कांस्टेंट पुट कर दो, अननोन लैम्डा, मान लो कि x को हमने लैम्डा पुट कर दिया, ठीक है। तो लैम्डा पुट कर दिया तो यहाँ से हमने सेकंड इक्वेशन में रखा, इस वाली इक्वेशन में लैम्डा रखा, λ+2 x की जगह λ+2 y+q z=5, और थर्ड में फिर इनको हमने सॉल्व किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2y हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपकी z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो z की वैल्यू इतनी आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, ये लैम्डा इधर चला जाएगा, 3 - λ 6 - q नीचे आ गया, तो z की इतनी वैल्यू हो गई। अब z आ गया, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में उठाकर आप z की वैल्यू रख दो, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, इतना आ जाएगा, इसी फॉर्म में छोड़ना है लैम्डा की टर्म में ही। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन आ गए, x लैम्डा आ गया, z ये आ गया एंड y इतना आ गया, बस यही इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस है लैम्डा की टर्म में। लैम्डा की वैल्यू रखते जाओगे सॉल्यूशन आते जाएंगे। नाउ केस 3, व्हेन q इज़ 3, अब q इज़ 3 उस केस में डेल्टा जीरो हो जाएगा, बट डेल्टा 3 नॉन जीरो हो जाएगा। तो ये कौन सा केस है, केस 2 जो हमने पढ़ा था, अगर कम से कम एक नॉन जीरो आ जाए ना डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 से, फिर तो सिस्टम कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है, और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, नो